हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शब्द विचार के अंदर जो तत्सम तद्भव शब्द है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने वर्णमाला और शब्दकोश के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में आप ये शब्द विचार वाली क्लास देखिए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो जो शब्द विचार यानी हमने जो वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, तो पहले जो वर्ण विचार थे और वर्णों के बाद में हमारे क्या आए हैं, शब्द विचार। तो शब्द विचार में जो पहला है वो है तत्सम तद्भव शब्द। शब्द विचार में क्या है, तत्सम तद्भव शब्द। तो ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या है, तो इसको हम सिंपल भाषा में समझे हमारे हिसाब से। तो ये सिंपल भाषा में होता है कि जो संस्कृत के जो शब्द है ना, वो तो क्या है, संस्कृत के जो शब्द है, जैसे संस्कृत के शब्द है ना, संस्कृत के शब्द है वो तो क्या है, तत्सम। संस्कृत के शब्द है वो तो क्या है, तत्सम। और इस संस्कृत से थोड़ा जो बदलाव करके हमारे हिंदी भाषा में अपनाए गए हैं वो क्या है, वो तद्भव। तो अब आप सिंपल भाषा में समझ गए कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है, यानी उनका रूप चेंज किया गया है। यानी जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत में चलते हैं, उसको हमने वैसा का वैसा ही हिंदी में अपना लिया है। और जो तद्भव शब्द है उसका थोड़ा संस्कृत का हमने रूप बदलकर हिंदी में अपना लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या है। अब देखिए इनके बारे में हम देखते हैं। शब्द, पहले जो हम देखते हैं शब्द क्या है। शब्द क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को जिससे एक या अधिक अर्थों की प्राप्ति होती है शब्द कहलाते हैं। यानी ये परिभाषा क्या कह रही, वर्णों के क्रमबद्ध यानी वर्णों का एक निश्चित क्रम है, व्यवस्थित समूह यानी वो एक व्यवस्थित तरीके से जिसमें एक या अधिक, या तो एक या अधिक अर्थों की प्राप्ति होती है शब्द कहलाते। जैसे मैं यहाँ पर जैसे कमल लिख रहा हूं, कमल लिख रहा हूं, तो ये एक निश्चित अर्थ हमारे को दे रहा है। कमल, कमल क्या है भाई, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, कमल एक फूल है। अब जैसे मैं इसमें जैसे लिख दिया मलल, तो इस मलल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मलल का कोई अर्थ नहीं निकला। हाँ जैसे मलम लिख दे, मल हम, तब अर्थ निकल रहा है, तब अर्थ निकला है। तो ये जो शब्द की जो परिभाषा देख, लेकिन वो यही बात कर रही है कि वर्णों का जो क्रम है, एक तो वो क्रमबद्ध होने चाहिए, दूसरी बात वो व्यवस्थित होनी चाहिए, और उससे एक या अधिक अर्थों की प्राप्ति होती है, उससे ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम चाहे जैसे अपने हिसाब से सेट कर लिया और उसको हम शब्द बोल देंगे, उनको हम शब्द नहीं बोल सकते, जिस प्रकार मैंने ये उदाहरण दिया है। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो बात करते हैं, हमारे यहाँ पर दे रखा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ये कितने भागों में बांटा है, देखिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने यहाँ 5 भागों में किया है। कितने भागों में किया है, 5 भागों में। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, 5 भाग हो गए। अब तत्सम के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ये संस्कृत के शब्द है। तद्भव वो शब्द है जो संस्कृत में थे, उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके हमने हिंदी में अपना लिया है, ठीक है। देशज शब्द, देशज शब्द वो है जो हमने हमारी जो हिंदी भाषा में अपनाए, पर उनकी उत्पत्ति हमें ज्ञात नहीं है। आगे की परिभाषा दे रखी हम देखेंगे। फिर विदेशज शब्द, विदेशज शब्द वो है जो विदेशी भाषा में, अरबी, फारसी, पंजाबी जो भी भाषाएं हैं उनसे हमने हिंदी के अंदर अपनाए। और संकर शब्द वो है जो 2 भाषाओं से, जैसे मान लिया एक हो गया फारसी, एक हो गया फारसी और दूसरा हो गया जैसे हिंदी। अब इन 2 भाषाओं से मिलाकर हमने कोई एक शब्द बनाया है, तो वो क्या है, संकर शब्द होगा, यानी 2 भाषाओं से मिलकर बना है। तो आप ये 5 के बारे में भी जान गए हैं। अब आगे देखिए,
आगे हमारे यहाँ दे रखा है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। यानी हमने यहाँ पर जो शब्द है ना भाई, शब्द विचार पढ़ रहे हैं तो पहले जो शब्दों के बारे में हम देखेंगे शब्द कौन कौन से है, उसके बारे में हम तत्सम और तद्भव को लेंगे। तो रचना के आधार पर यानी परीक्षा में ये भी प्रश्न बनता है कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो जैसे मान लिया रूढ़ शब्द है, या 3 प्रकार के होंगे भाई, 3 ही प्रकार होंगे, उसमें रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योगरूढ़ शब्द है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, या पूछ सकता है निम्न में से रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण नहीं है। वहां पर जैसे रूढ़ शब्द दे दिया, यौगिक शब्द दे दिया, योगरूढ़ शब्द दे दिया, आगे वहां पर लिख दिया तत्सम शब्द या तद्भव शब्द या संकर शब्द, कुछ भी दे दिया, तो हमारे को वो छांटना होता है। या हमने ऐसे प्रश्न दे दिया कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण निम्न में से है, तो वहां पर रूढ़ शब्द दे दिया, फिर जैसे विकारी शब्द दे दिया, अविकारी शब्द दे दिया, तत्सम दे दिया, संकर दे दिया, तो हमारे को इसे छांटना होता है। तो इनका ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। अब देखिए प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द, जिसको अवयव भी बोलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे दे रखा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर मोटा मोटी 9 रूप में दिखाया गया है। कितने रूप में दिखाया गया है? 9 रूप में। देखिए, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चारित या युग्म शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, सम्मानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द, ये हो गए। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। अब देखिए, अब हमारे को जो शब्द विचार थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है कि भाई प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वो अलग अलग थे, वो हमने देख लिए। अब हम यहाँ पर जो तत्सम शब्द है ना, उस तत्सम शब्द के बारे में देखेंगे। यानी तत्सम शब्द क्या है, तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, परिभाषा देख ली। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द 2 शब्दों से, इनसे 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तत् और सम, तत् और सम। अब इसका अर्थ क्या है देखिए, तत् यानी उसके, तत् यानी उसके, और सम यानी सम्मान। किसके? संस्कृत के। किसके? संस्कृत के, यानी संस्कृत के सम्मान, संस्कृत के सम्मान। यानी तत्सम क्या हुआ? संस्कृत के सम्मान जो शब्द, यानी सेम टू सेम संस्कृत में जैसे थे वैसा का वैसा ही हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया है, तो वो हो गए हमारे क्या? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए तत्सम शब्द की पहचान, यानी इस वीडियो के अंदर जो तत्सम शब्द के उदाहरण, ऐसा नहीं देखेंगे हम कि इधर तत्सम शब्द लिए, इधर तद्भव शब्द लिए। ये तो गाइडों में बहुत सारे लिखे हुए और उनको हम याद भी कर लेंगे। अब कितने की याद करेंगे, परंतु कुछ हमारे को उनके नियम आने जरूरी है कि हम शब्द को देखकर ही पहचान जाए। भाई शब्द को देखा और हमें पता चल गया कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव है, यानी इससे आपके 80% शब्दों को आप पकड़ पाओगे। यानी इन नियमों से आप 80% शब्दों को पकड़ पाओगे। अब हमारे को क्या है, 20% शब्द है उसको ही याद करना है, तो कितना सरल हो जाएगा। यानी डायरेक्ट हमारे को तत्सम तद्भव, वो उदाहरण बाद में हम, ये कोर्स हो जाएगा तो देखेंगे कि उनमें से जो मोस्ट उदाहरण होंगे वो हम ले लेंगे, बाकी हमारे को उनके नेम आने जरूरी है। तो अब देखिए तत्सम शब्दों की पहचान, यानी हम किस प्रकार पहचान कर पाए कि ये शब्द है वो तत्सम है। तो अब देखिए कुछ यहाँ पर नेम दे रखे, उन नियमों के बारे में हम देखते हैं। पहला जो हमारा नियम है वो दे रखा है सत, त्रे, जय और श्रय। सत, त्रे, जय और श्रय। ये सत, त्रे, जय और श्रय क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। यानी
सत, त्रे, जय और सर जो संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग सिर्फ और कहाँ होता है? तत्सम शब्दों में। यानी जहां पर भी ये चारों लगे हुए हो तो देखते ही आपको उसको क्या कर देना है? तत्सम कर देना है। हमारी परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाद में हम जैसे एक क्लास हो जाएगी, उसके बाद में हम जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न लेंगे, उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते। तो अब देखो उदाहरण में क्या दे रखा? अश्रु, इक्षु, मित्र आदि। तो यहाँ पर जैसे ये स्र आ गया, यहाँ अक्ष आ गया, यहाँ त्र आ गया। आगे देखिए, अश्रु का मतलब होता है आंसू, तो ये क्या हो गया? ये हमारे तद्भव हो गया। ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। और ऊपर वाला तत्सम हो गया, तत्सम। तो अक्षु तत्सम है और आंसू तद्भव है। इक्षु का ईक हो गया, मित्र का मीत हो गया। तो ये ऊपर वाले तत्सम थे और नीचे वाले क्या है? तद्भव। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, यानी जो संयुक्त व्यंजन है इसके अंदर आया है। तो अभी इनको देखते हैं, हमें पता चल गया। अब कितने को हम रट्टा मारेंगे? यानी रट्टा नहीं मारना है, हमारे को समझना है, क्योंकि समझी हुई चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, रटी हुई चीज है वो कम समय तक याद रहती है। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरे को मोटिवेशनल मिलता है और मैं आपको इससे अच्छा कंटेंट और उपलब्ध करा पाऊंगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम कह रहा है विसर्ग चिन्ह। दूसरा क्या कह रहा? विसर्ग चिन्ह। प्रयुक्त शब्द तत्सम होता है, यानी जहां पर भी विसर्ग लगा हुआ है वो क्या होगा? तत्सम। जैसे प्रातः है, दुख, ज्येष्ठ आदि। तो अब दो नियम हमारे सामने क्लियर हो गए कि जिन शब्दों में जो संयुक्त व्यंजन आएंगे वो शब्द क्या होगा? तत्सम। दूसरा नियम क्या हो गया? जिनके विसर्ग लगा हुआ होगा वो शब्द भी क्या होगा? तत्सम। तो हमारे को शब्द देखते ही पता चल जाएगा भाई तत्सम है या तद्भव है। ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो तीसरा नियम है वो कह रहा है री का प्रयोग। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। मूल रूप व मात्रिक रूप, यानी मूल रूप से भी और मात्रिक रूप से। कैसे? देखो यहां मैंने उदाहरण लिखा है, एक कृष्ण और एक ऋतु। और ये जो रह न, ये रह भी इसी में आएगा, रह भी इसी में आएगा। अब देखिए ऋतु, ऋतु तो क्या हो गया? ये हमारे री है, ये री है। और ये है जो नीचे लगा हुआ, ये भी क्या है? री की मात्रा है जो कृष्ण में लगी हुई है। तो ये मात्रिक रूप में हो और चाहे मूल रूप में हो, मूल रूप में ये हो गया और मात्रिक रूप में ये हो गया। यानी मूल रूप यहाँ पर यही कह रहा है री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, चाहे मूल रूप में हो और चाहे मात्रिक रूप में हो। दोनों रूपों में क्या होगा? वो तत्सम ही होगा। तो हमारे ये नियम क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे हमारा नेम दे रखा है स का प्रयोग। स कौन सा? स कौन सा है? ये मूर्धन्य स है। कौन सा स है? मूर्धन्य। मूर्धन्य स का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में, केवल तत्सम शब्दों में। हमारे सामने स कितने होते? तीन होते। कौन कौन से होते भाई? एक तो ये हो गया तालव्य से, एक ये हो गया मूर्धन्य से, और एक ये हो गया दंत्य से। यही स है ना? तो ये कह रहा है कि जो ये मूर्धन्य स है ना, इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। जैसे पुष्ट, पोष, श्रेष्ठी, काष्ठ आदि। ये हमारे शब्द हो गए, ये उदाहरण दिए। फिर देखिए ये स आ गया। कौन सा स? तालव्य से। तो आप इनको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। ये तालव्य से, ये मूर्धन्य से, ये दंत्य से है। तालव्य से का प्रयोग सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब क्या हुआ? यानी पूरे शब्द नहीं होंगे, यानी ऐसा नहीं कि जहां भी हमने ये स देखा उसको हम तत्सम कर देंगे। सामान्यतः सत्य, शीर, शिक्षा, शय्या, श्वास आदि, ये शब्द क्या है? तत्सम। फिर आगे देखो नेम देखिए, पंचम वर्णों। पंचम वर्णों में कौन कौन से? अंग, येण, अंग, येण, न, यानी आगे न और म नहीं आया, न और म नहीं है, क्योंकि पंचम वर्ण 5 है। कौन कौन से? जो वर्गीय ध्वनियां है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जो ये 5 जो वर्ग दे रखे, उन वर्ग के जो लास्ट का जो 5वां अक्षर होता है, 5वां अक्षर कौन सा? ये अंग, ये, न और मैं। ये जो पांचों है ना, इन पांचों में से यहाँ पर कौन से आए? ये 3 ही आए।
कौन से आए? ये तीन। कौन से तीन? ये तीन आए। न और म को छोड़ा गया। पंचम वर्णों में यंग न यंग न तक ये का मूल रूप में प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। मूल रूप कौन सा? जो ये दे रखा है। इनका अनुस्वार रूप नहीं, यानी जिसका इसका अनुस्वार लगाते हैं, अनुस्वार रूप नहीं, सिर्फ मूल रूप। कौन सा? वाग में जैसे ये लगा हुआ है, भंडार ये ण लगा है, चंचल ये लगा है, आदि। अब ये हमारे तत्सम जो शब्द थे उनके ये नियम थे। अब तत्सम शब्द वो खत्म हो गया, उसके बाद में हमारे आया तद्भव शब्द। क्या आया है? तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द के नियम देखिए। तद्भव शब्द में हमारे दे रखा है तत् या भू, तत् या भू, और भव यानी होना, यानी अर्थात। इसकी परिभाषा में क्या दिया? संस्कृत से विकसित होकर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव कहलाते। यह परिभाषा मैंने आपको सरल भाषा में बता दी है कि तत्सम वो संस्कृत के, और वो जो तत्सम शब्द है उनको थोड़ा बदल के हिंदी में अपना लिया गया। तो ये यही कह रहा है परिभाषा में, यानी जो गाइड में परिभाषा, मेरा जो पढ़ाने का मतलब क्या है भाई, गाइडों में हर चीज लिखी हुई है। अब आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो, पर उसमें क्या है, थोड़ी भाषा इस प्रकार की दे रखी होती है कि आप जो लिखा हुआ है आपको आते हुए भी आप समझ नहीं पाते हो कि इसमें क्या है। तो वो जो भाषा है उसको थोड़ा सरल करके आपको बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये यही बात कह रहा है, संस्कृत से विकसित, यानी संस्कृत से विकसित का मतलब बदला होकर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव कहलाते। ये संस्कृत के मूल शब्दों का परिवर्तित रूप है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। आगे आपको समझ में? आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम 3 नंबर पैराग्राफ की। थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब देखिए, हाँ यहां दे उदाहरण दे रखा है। जैसे उदाहरण क्या दे रखा है? अकाज, केला, गेहूं, अफीम आदि। तो ये शब्द क्या है? ये परिवर्तित होके आए हैं, जो तत्सम से तद्भव बन के, और ये शब्द है वो क्या है? तद्भव। अब इनकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होती है? अनुनासिक चिन्ह। अनुनासिक, एक चिन्ह तो क्या होता है? एक तो होता है हमारे अनुस्वार, एक तो क्या होता है? अनुस्वार, और एक होता है अनुनासिक, एक होता है अनुनासिक। तो अनुनासिक तो क्या होता है? चंद्र बिंदु है। और अनुस्वार क्या होता है? जो सिर्फ टिमकी लगती है, यानी इन दोनों में फर्क है। यानी जो ऊपर जो एक टिमकी लगती है, जिस प्रकार ये गेहूं में लगी हुई है ना, तो ये गेहूं में है ना, आपको देखने में क्या लग रही है? देखने में अनुस्वार लग रहा है, पर ये अनुस्वार नहीं है, क्योंकि जिस शब्द के ऊपर ऐसी मात्रा लगती है और वहां पर अगर ये टिमकी लगती है तो उसका मतलब चंद्र बिंदु ही होता है। क्योंकि जो ये मात्रा ये चांद का काम करती है। ये मात्रा किसका काम करती है? चांद का। और ये बिंदी लग गई, समझ रहे हो आप? तो ये अनुस्वार नहीं है, आप ये भूल मत करना। ये क्या है? ये अनुनासिक चिन्ह है। ये अनुनासिक चिन्ह है। अब देखिए, थोड़ा इरेज कर लेता हूं। पहचान में क्या दे रखा है? पहचान में दे रखा है कि अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग केवल तद्भव शब्दों में, यानी अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग सिर्फ कहां होता है? तद्भव शब्दों में। जैसे आंसू, ऊंट और गेहूं, सभी के ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा है, जो अनुनासिक चिन्ह है। जैसे गेहूं में लगा हुआ है तो गेहूं में ऐसा लगा हुआ है, और जो ऊंट में वो ऐसा लगा है, क्योंकि ऊंट के ऊपर कोई मात्रा है नहीं, इसलिए पूरा चंद्र बिंदु आया। और गेहूं के ऊपर यानी एक ही मात्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? सिर्फ टिमकी लगाई गई है। अब देखो ड और ढ, ड और ढ। अब देखो हमारे ये जो ड, ये 3 रूप में है। कौन कौन से रूप में है? 3 रूप में। एक तो ये रूप है, ठीक है, एक इसका ये रूप है, और एक इसका ये रूप है। ये तीनों ही अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग है। अब आपको समझाता हूं मैं तीनों अलग अलग कैसे। ये हिंदी में बहुत जरूरी है समझना, और इतना डीप से समझाने वाला टीचर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उनके पास में जो खुद को ही पता नहीं होता है तो वो आपको क्या बताएंगे। समझ रहे हो आप? तो ये जो ड़ बोलते हैं हम, ये ड़ है नहीं, ये है ड़।
यानी जिसके बिल्कुल सेंटर में नीचे मात्रा लगी हुई होती है वो तो होता है ड। और जो हम बोलते हैं ना क ग ग ड, वो ड नहीं है, वो जैसे क ख ग घ अंग है, उसको क्या बोलते हैं? अंग है, ये है वो अंग है। ठीक है, तो ये है अंग, इसके ये जो है साइड में लगी हुई होती है। दूसरी बात है ये हमारी जो है वो ट ठ ड ढ और ऋण। ठीक है, ये ट ठ ड ढेने वाला ड है, तो ये हो गया अंग, ये हो गया ड और ये हो गया ड। तो इनका तीनों का उच्चारण आपको पता चल गया होगा। अब ये कह रहा है ढ और एक ढ, एक तो ढ होता है, एक तो होता है ढ, जो हमारे यहां आया है ये तो ढ, और ये क्या है ढ, क्या है ढ। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई शब्द, जैसे हम ढोलक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ढोलक। ये हमने ढोलक शब्द लिखा, शब्द शुद्धि में देखेंगे, नॉर्मल आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर हमारे ये नहीं लिख सकते हम, यानी शब्द जहां से प्रारंभ होता है वहां पर हम ये नहीं लिख सकते, यानी प्रारंभ होने वाले पे ये मात्रा है वो नहीं आएगी, ये मात्रा है वो नहीं आएगी। समझ रहे हो बात में? वहां पर हमारे को ढोलक ऐसे ही लिखना है। हम यहाँ पर मात्रा लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मात्रा यहाँ पर नहीं आएगी। अब देखिए ढ और ढ का प्रयोग, उदाहरण, यानी ढ और ढ जहां भी लगे हुए वो सारे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा सड़क, यहाँ क्या लिखा? सड़क, ये सड़क हो गया। तो इस सड़क शब्द को देखते ही हमें पता चल गया कि इसको किस में रखना है, ये तद्भव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ढ आ गया है। क्या आ गया? ढ। तो ढ व ढ का प्रयोग उदाहरण में क्या दे रखा? बड़े, कड़ुआ आदि। तो ये शब्द क्या हो गए? तद्भव। अब देखो तद्भव खत्म हो गए। अब इसके बाद में हमारे सामने आया देशज शब्द। क्या आया? देशज शब्द। थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए देशज शब्द, नाम से ही पता चल रहा है, देश प्लस धन, सॉरी प्लस कहो या धन कहो, जय। देश का मतलब देश हो गया और जय का मतलब हो गया जन्मना, जन्म होना या जन्म लेना, जो भी है। देश धन जय शब्द से देशज शब्द बना है, जिसका अभिप्राय है देश विशेष में जन्म लेने वाले, यानी इसका निर्माण कहाँ हुआ? देश में ही हुआ है, और इसकी उत्पत्ति हमें ज्ञात नहीं है। जैसे भाई तत्सम शब्द है, तो हमें पता है कि वो संस्कृत में चलते थे तत्सम, और वो हमारे हिंदी में आए तो संस्कृत से आए। फिर तद्भव, तद्भव को जो संस्कृत में थे उसका थोड़ा रूप परिवर्तित हुआ और वो हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे, तो वो हमें पता चलता है कि वो संस्कृत से रूप बदलकर हमारे आए। तो तत्सम और तद्भव का हमें पता चल रहा है। पर जो देशज शब्द है वो एक देश विशेष में प्रयुक्त होते, या मान ले कि एक अंचल, जो हमारे जैसे एक क्षेत्र, वहां पर प्रयोग होते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द आपके जैसे कोई उसको दूसरी सॉरी हिंदी भाषा में उसको दूसरा कुछ बोला जाता होगा। तो ये जो हमारे क्षेत्र विशेष के हिसाब से जो शब्द है उनका हुआ, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। अब आगे देखिए, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, कहने का मतलब वो कहां से उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, उनके बारे में हम नहीं जानते, देशज शब्द कहलाते, देशज शब्द कहलाते। ऐसे शब्दों का संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता है, यानी उनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता है। वो ना तो तत्सम है और ना ही वो तद्भव है, वो एक अलग ही है। देश में प्रयुक्त संस्कृत से इतर भाषाओं, यानी संस्कृत से वो अलग भाषाओं से आए हुए से लिए गए शब्द देशज होते, देशज होते। जैसे उदाहरण में क्या दे रखा? बाजरा, भिंडी, ऊटपटांग, गड़बड़, नाडी आदि। यानी इन शब्दों का हमें पता नहीं, जैसे यहाँ हम बाजरा कहते हैं तो दूसरी जगह पता नहीं इस बाजरे को क्या बोलते हैं। हम जैसे यहाँ भिंडी है, भिंडी की सब्जी होती है तो उसको दूसरी जगह पता नहीं क्या बोलते हैं। अब ये इसको भिंडी ही क्यों कहते हैं, इसका कोई हमें पता नहीं है कि इसका नाम भिंडी ही क्यों रखा गया। कहीं भी ये व्याकरण में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये यहाँ से आया और इसको इसलिए भिंडी बोला जाता है। तो ये जिनका उत्पत्ति हमें पता नहीं चलती है, उत्पत्ति ज्ञात नहीं है, ऐसे सारे शब्द किस में रखेंगे हम?
देशज शब्द में। अब आगे देखो, नोट डला हुआ है। नोट में क्या लिखा हुआ है? ध्वन्यात्मक अनुकरण, ध्वन्यात्मक अनुकरण के आधार पर गढ़े गए शब्द भी देशज होते हैं। कैसे? देखिए, मिमियाना यानी जो बकरी का बच्चा होता है ना, या भेड़ का बच्चा जो वो बोलता है, तो उसको हम बोलते हैं मिमियाना। गुर्राना, जैसे शेर है तो बोलते हैं हम शेर गुर्रा रहा है, तो वो गुर्राना ये शब्द हुए। भौंकना, कुत्ता भौंक रहा है तो ये भौंकना। दहाड़ना, शेर दहाड़ रहा है। टपटपाना, पानी टपक रहा है। खटखटाना, दरवाजा खटखटा रहा है। तो ये ऐसे जो सारे शब्द है ना इस प्रकार के, वो भी किस में आएंगे? वो भी हमारे देशज शब्दों में ही आएंगे। अब देखो आगे बात करते हैं। आगे हमारे आया है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, नाम से ही पता चल रहा है विदेश का मतलब होता है विदेश, जो अलग देश है हमारे से, वहां से आए हुए शब्द। वे शब्द जो देश की सीमाओं के बाहर, हमारा जो देश जैसे भारत है, अब जैसे पास में हमारे जैसे चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, जो भी देश है वहां से जो शब्द आए, प्रयुक्त भाषाओं से लिए गए विदेशज शब्द कहलाते हैं। यानी दूसरी भाषाओं के जो शब्द है या दूसरे देश में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द है, वो हमारे हिंदी में हम प्रयोग में ले रहे हैं, वो सारे शब्द किस में आएंगे? विदेशज शब्दों में। जैसे उदाहरण में क्या दे रखा? अंग्रेजी के शब्द, जैसे स्कूल। अब स्कूल शब्द हम हिंदी में अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं और हमारे को ऐसा ही नहीं लग रहा कि अंग्रेजी का शब्द है, हमारे को ऐसे लग रहा है कि हिंदी का शब्द है। यानी जो बगैर पढ़े लिखे लोग है ना भाई, जो निरक्षर है, वो भी स्कूल ही बोलते हैं, विद्यालय कोई नहीं बोलता है, क्योंकि विद्यालय एक हिंदी का शब्द है। डॉक्टर, सारे डॉक्टर बोलते, चिकित्सक कोई नहीं बोलता है। ऑफिस, अब कार्यालय कोई नहीं बोलते। तो ये जो हिंदी के शब्द है, सॉरी ये अंग्रेजी के शब्द है, जिनको हमने हिंदी में इस प्रकार अपना लिया है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये शब्द अंग्रेजी के। अब उनको जो हिंदी वाले शब्द बताते तो उनको थोड़ा अटपटा लगता है, उनको यही शब्द हिंदी के लगते हैं। अब देखिए फारसी के शब्द, दुकान, अब दुकान बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हिंदी में बोल रहे हैं, पता ही नहीं है कि फारसी का है। कमर, मोजा आदि। अब अरबी भाषा के शब्द देखिए, अजनबी, इनाम, गरीब आदि। तो ये जो सारी भाषाएं जो मैंने यहाँ उदाहरण में ली है, इनका प्रयोग हम बखूबी हिंदी में करते हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये शब्द हिंदी के है या दूसरी भाषाओं के है। तो ऐसे सारे शब्द किस में आएंगे? विदेशी शब्दों के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे जो पैराग्राफ 4 है इसमें देखिए, इसमें हमारे को दे रखा है आगे जो उदाहरण देखिए, तुर्की शब्द, तुर्की भाषा से जो शब्द है, केची, चेचक, बहादुर, तोप आदि। तो ये तुर्की भाषा के शब्द थे। अब हमारे आ गया शंकर। यहाँ थोड़ा शंकर इसे सही लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। शंकर, ये इस पर शंकर शब्द, शंकर शब्द है ना, शंकर का शाब्दिक अर्थ है मिश्रण, यानी शंकर का मिश्रण। जैसे वो शंकर बीज आते हैं ना, तो शंकर बीज का मतलब ही क्या कि दो को मिलाकर बनाया गया। शंकर का मतलब ही यही होता है। तो ये मिश्रण हो गया, दो का मिला हुआ रूप। अर्थात वे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के संयोग से बने हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। अब देखिए, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने, इनका निर्माण कैसे हुआ है? दो अलग अलग भाषाओं से हुआ है। अब देखिए दो अलग अलग भाषाओं से कैसे हुआ? जैसे हमारे अश्रु और गैस, दोनों शब्दों को मिलाकर बनाया अश्रु गैस। तो ये जो अश्रु शब्द है ना, वो तो क्या है? संस्कृत का है, और जो गैस शब्द है वो अंग्रेजी का है। अब देखिए, अग्नि और बोट, दोनों शब्दों को मिलाकर बनाया अग्नि बोट। तो अग्नि है वो संस्कृत का है और बोट शब्द है वो अंग्रेजी का है। जलपोत, जल और पोत को मिलाकर बनाया गया जलपोत। अब जल है वो किसका है? संस्कृत का, और पोत है वो है फारसी का। फिर देखिए डाकघर, डाकघर किससे बना है? डाक और घर शब्द को जोड़कर बनाया गया है, और जो हमारी डाक है वो फारसी का है और घर है वो हिंदी का है। अब रेलगाड़ी, तो रेल शब्द है वो हमारी अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द है वो हमारी हिंदी का है। तो यानी दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो बनाए गए शब्द है वो क्या है? संकर शब्द है। अब देखिए आगे जो हमारे जो तत्सम तद्भव थे, उसका मैं वहां पर एक नेम लिखना भूल गया था। एक नेम यहाँ देखिए, वह का प्रयोग तत्सम शब्दों में, वह का प्रयोग तत्सम शब्दों में तथा वह का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। यानी जो हमारी एक तो होता है वह और एक होता है वह।
तो जहां पर भी ब शब्द आएगा ना वो तो क्या होगा, तद्भव, और वह आएगा वो होगा तत्सम। जैसे वकील, वकील, तो ये वकील जैसे हम रखेंगे वो उसको हम किस में रखेंगे, तत्सम में। और जैसे हमारे को मैंने उदाहरण दिया है, और जैसे बकरी, जैसे ब आ गया तो इसको हम जैसे तद्भव में। बाकी ये जो अलग भाषाओं के हो सकते हैं, जैसे मान लिया कि बकरी किस भाषा से आया है तो उसको हिसाब से हमें सेट करना। मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया है, जैसे शब्द है ना, जैसे वह इसमें आया तो जैसे वह शब्द आए तो हमारे को किस में रखना है, तत्सम में, और जैसे ब आए तो हमारे को रखना है तद्भव में। ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये जो हमारी क्लास थी वो खत्म हो गई है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो तत्सम तद्भव शब्द है वो समझने में आपके सहायक होगी। अब आप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी व्याकरण से संबंधित या अदर कोई भी टॉपिक हिंदी से संबंधित मेरे चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।